Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study valence bond theory. In the year 1931, Linus Pauling used valence bond theory based on hybridization to explain the electronic structure and geometry of complexes of the compounds. By this theory, he identified about types of bonds, electronic structure of central metal ions, geometry, magnetic properties of complex compound. अब इसमें ऐसा होता है कि ये जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेंट्रल मेटल एटम कीप रेडी द एम्प्टी s p and d ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. इस थ्योरी में ये ऐसा कहा गया है कि जितना जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वो ऑर्बिटल अपने अंदर से वो खाली कर लेता है, क्योंकि उसको लिगैंड के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाना होता है. और लिगैंड अपने जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके लिए उसको मेटल आयन को अपने अंदर से कुछ ऑर्बिटल्स को खाली करने होंगे, तभी जाके बॉन्ड बनेगा. तो वो उसके जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना उससे लिगैंड जुड़ेंगे उसी अनुसार वो अपने अंदर से जो ऑर्बिटल है उसके पास एस पी और डी ऑर्बिटल्स है वो उसमें से खाली कर लेता. अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इनमें और उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है. हाइब्रिडाइजेशन होने से वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में फिक्स हो जाते हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो. उस तरह से वो अपनी एक जिसमें मिनिमम रिपल्शन हो उस हाइब्रिडाइजेशन में वो सेट हो जाता है. अब उसके बाद जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें लिगैंड अपने हर लिगैंड के पास एक लोन पेयर होता है, तो वो लिगैंड अपना एक लोन पेयर उसमें देकर एम्प्टी ऑर्बिटल्स में और बॉन्ड बना लेता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता, और उसी क्रम में उसका जो ज्योमेट्री है वो सेट हो जाती है. देखिए इस तरह से ये चलता है. अब इसमें क्या होता है कि जैसा हमने पहले बताया है, अब यहाँ जैसे ये अगर हम इस टेबल को देखें तो एक है हाइब्रिडाइजेशन D2sp3. D2sp3 में टोटल यूज हुए ऑर्बिटल 6, तो 6 ऑर्बिटल यूज होने से ये हो गया है कोऑर्डिनेट नंबर 6. तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल का मतलब इसके अंदर Mn जो सेंट्रल एटम है उससे 6 लिगेंड लगे हुए हैं, Cn के 6 Cn के लिगेंड लगे हुए हैं Mn के साथ. तो इसलिए Mn ने अपने अंदर से 6 ऑर्बिटल को खाली कर लिए और 6 लिगेंड को स्थान दिया. तो ये स्थिति कैसी हो गई, ये हो गई ऑक्टाहेड्रल. इसी प्रकार एक और ऑक्टाहेड्रल है, वो है sp3d2. sp3d2 से भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल यूज हुए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल 6 यूज हुए हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी. अब इसमें और पहले वाली में अंतर यह है कि D2sp3 में जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज किए. अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज किए मतलब पेयरिंग हुई है, तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज किए और पेयरिंग होने से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डाई मैग्नेटिज्म की तरफ गई है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है. दूसरे वाले में sp3d2 के अंदर क्या हुआ, बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए. बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होने का मतलब यह है कि इसमें पेयरिंग नहीं हुई है. पेयरिंग नहीं होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर आएंगे. इसमें Fe(F6-3). ऐसे ये DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, जिसमें 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं. स्क्वायर प्लेनर्स की ज्योमेट्री इसी प्रकार sp3 है, जिसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं. लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसे sp है जिसमें 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में और इसकी लीनियर ज्योमेट्री आई है. चलिए अब हम आगे चलते हैं. तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी मेटल आयन है उसका जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ऑर्बिटल वो अपने अंदर से खाली करता है और उतने ही लिगेंड अपने एक एक लोन पेयर उसको देके और बॉन्ड बनाते हैं. अब ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो सभी, जैसे माना 6 लिगेंड है FeCN6 के अंदर, Fe से माना 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं. अब 6 लिगेंड ने Cn के 6 लिगेंड ने एक एक लिगेंड ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एक एक लोन पेयर Fe को दे दिया. तो ऐसी स्थिति में जो मेटल आयन है उसके पास लोन पेयर की संख्या बढ़ जाएगी. लोन पेयर की संख्या बढ़ने से जो मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज में था वो एकदम से नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, क्योंकि उसको एक साथ 6 जो है लोन पेयर मिले हैं. 6 लोन पेयर मिलने से उसका क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज -6 से बढ़ जाएगा। तो पहले वो +2 था तो -6 ऐड होने से -4 हो जाएगा मेटल आयन। तो एकदम से इतना चार्ज में चेंज तो नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वो मेटल आयन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। 6 लिगेंड ने अपने एक एक लोन पेयर मेटल आयन को दिए, तो ऐसी स्थिति में जो पूरा मेटल आयन और पूरा कॉम्प्लेक्स है अनस्टेबल हो जाएगा। इस अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या होगा कि जो मेटल आयन है वो अपना जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो वापस लिगेंड को दे देगा। तो पहले वाले केस में लिगेंड से मेटल आयन को जो लोन पेयर दिया गया था उससे तो बना सिग्मा बॉन्ड, और जब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मेटल आयन के पास आया तो मेटल आयन ने एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को पुनः लिगेंड को लौटा दिया इन दी फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको अपन कहेंगे पाई बॉन्ड, इसको अपन बैक बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये जो पाई बॉन्ड है जिसमें मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास गए हैं, ये पाई बॉन्ड दो तरीके के हैं। एक है डी पाई पी पाई और एक है डी पाई डी पाई। अगर मेटल आयन के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के लिगेंड के पी ऑर्बिटल में गए हैं तो उसे अपन बोलेंगे डी पाई पी पाई, जैसे कि डायग्राम में बता रखा है। डायग्राम में जो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल हैं वो डी पाई से शो कर रखे हैं, फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर है, और जो लिगेंड का पी ऑर्बिटल है उसको हमने एक डंबल शेप में बना रखा है और एल भी लिख रखा है, उनके अंदर ओवरलैपिंग हुई है। तो ये बना है डी पाई पी पाई। ये जनरली किस में बनता है, सी ओ एन ओ सी एन, यहाँ बन जाता है। इसके अलावा एक और है डी पाई डी पाई। मेटल आयन के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल कर लिगेंड के अगर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं जैसे कि डायग्राम में बता रखा है तो इसे अपन कहेंगे डी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। इससे क्या होगा कि जो मेटल आयन के ऊपर जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया था जिससे पूरा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो गया था तो वापस पुनः लिगेंड के पास चला जाएगा। तो लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में आंशिक रूप से डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 6 अगर इसमें लिगेंड लगे हुए हैं तो 6 के साथ डबल बॉन्ड हो गए। तो ऐसा अगर 6 के साथ डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो मेटल आयन के पास तो 12 बॉन्ड हो जाएंगे। एक लिगेंड के साथ डबल बॉन्ड तो 6 लिगेंड के साथ 12 बॉन्ड, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। कभी डबल बॉन्ड इन 3 के साथ हो गया, कभी इन 3 के साथ डबल बॉन्ड, कभी इन 3 के साथ, कभी इन 3 के साथ, इस तरह से ही चलता रहता है। तो वो रोटेट होके चलता रहता है जिससे जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज बैलेंस रहता है और वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे हमने पहले बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी, मेटल आयन जो है जैसे हमने बताया था K4Fe6 है, उसमें Fe के ऊपर अगर +2 चार्ज है और उससे 6 CN अगर जुड़ते हैं, Fe के पास +2 चार्ज है, उस 6 CN को जोड़ने के लिए, क्योंकि Fe का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो 6 CN को जोड़ने के लिए अपने अंदर से 6 ऑर्बिटल को खाली करेगा। 6 ऑर्बिटल को खाली करेगा तो इन 6 CN को जोड़ने के लिए, क्योंकि एक CN के पास एक लोन पेयर है तो 6 CN जुड़ेंगे तो 6 लोन पेयर आएंगे। तो नेगेटिव चार्ज -6 से बढ़ जाएगा। तो +2 तो पहले था ही और -6 और जुड़ेगा तो टोटल Fe के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -4। अब एकदम से इतना चार्ज आने से जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो इस अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या है, इस तरह से इसके अंदर थ्योरी ऐसा कहती है कि जो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इस पाउलिंग ने जो बताया, लाइनस पाउलिंग ने इन द ईयर 1931 explained this that this charge is redistributed amongst metal ion and ligands in such a way that no atom has electron charge more than ±1। अब ये जो चार्ज मिसबैलेंस हुआ है और एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मेटल आयन और लिगैंड के एटम्स के बीच में इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि उनका जो टोटल चार्ज है वो +-1 से ही चेंज होगा। या तो +1 इंक्रीज हो जाएगा सभी एटम्स के ऊपर चार्ज, या -1 डिक्रीज हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से +2 था तो एकदम से -4 हो जाए, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। वो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि उनके जो लिगैंड और मेटल हैं, उनके जो एटम हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है वो +-1 हो, या तो +1 बढ़ जाएगा या -1
कम हो जाएगा, इस स्थिति में हो जाएगा, जिससे ये जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। और इसको करने के लिए अपने पास दो मेथड है, एक है बैक बॉन्डिंग और दूसरा इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। बैक बॉन्डिंग का जैसे बताया था, जो मेटलैंड के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज चला जाता है, लिगैंड अपने एक लोन पर जब मेटलैंड को देंगे तो मेटलैंड के ऊपर चार्ज जो है वो मिसबैलेंस हो जाएगा। जो उसके पास जो +2 चार्ज था मेटलैंड का, 6 लिगैंड ने अपने एक लोन पेयर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, -6 से चार्ज बढ़ जाएगा, तो +2 -6, तो ये -4 आ जाएंगे इसके ऊपर चार्ज। एकदम से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया मेटलैंड के ऊपर। ऐसा होने से जो पूरा कॉम्प्लेक्स वो अनस्टेबल हो गया। इस अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या हुआ, मेटलैंड ने अपना एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो था वो वापस लिगेंड को लौटा दिया। अब पहले जब लिगेंड से लिया था वो सिग्मा बॉन्ड के रूप में लिया था, लेकिन जब अब वो लौटा रहा है वापस मेटलैंड से लिगेंड को एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तो वो जो जाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा। अब पाई बॉन्ड यहाँ पर जैसे पहले बताया दो तरीके के हैं। अगर मेटलैंड के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर लिगेंड के पी ऑर्बिटल में जाते हैं तो इसे डी पाई पी पाई कहेंगे। और अगर मेटलैंड के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर लिगेंड के भी डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो इसलिए डी पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो मेटलैंड के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिगेंड के ऊपर जाने से वो नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वही स्थिति आएगी जैसा लाइनस पॉलिंग ने कहा था कि लिगेंड और मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो +-1 इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एकदम से इतना चार्ज नहीं बढ़ेगा या घटेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स वो अनस्टेबल हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा इसका मेथड। इसका दूसरा मेथड यह है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी ऐसा कहती है कि जो लिगैंड है, मेटलैंड से जो लिगैंड जुड़ रहा है, वो लिगैंड के अंदर जो डोनर एटम है, हर लिगैंड में डोनर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो लिगैंड ही ऐसा हो कि उसके अंदर जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वापस डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर के कारण पुनः अपनी तरफ खींच ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पुनः बॉन्ड तो बन जाएगा लेकिन वापस उसको लिगेंड अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मेटल आयन है उसके ऊपर चार्ज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसके लिए हम ऐसे लिगेंड काम में लेते हैं जिसमें O हो, F हो या N हो। O, F या N, तो ये जो लिगेंड है वो डोनर एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये डोनर एटम एक बार लोन पेयर देने के बाद बॉन्ड तो बना लेंगे लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो पुनः इन्हीं की तरफ आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल नहीं हो सकेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।